तो ये थी युद्ध की कुछ भयावह तस्वीरें रशिया और यूक्रेन के बीच में। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील रायसिंघानी और इस संस्करण में हम बात करेंगे यूएस और यूरोपियन यूनियन ने जो सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर। क्या हैं वो सैंक्शंस? क्या वो पर्याप्त हैं रूस को अपनी सेनाओं को वापस बैरकों में भेजने के लिए? क्या पॉलिटिक्स चल रही थी इसके अलावा अन्य प्रतिबंध या सैंक्शंस लगाने के लिए यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में, और उनके क्या प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव पड़ सकते थे विश्व अर्थव्यवस्था पर? इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमको मालूम है कि कुछ एक सैंक्शंस जो यूएस ने लगाए हैं वो है जो रशिया के जो मुख्य बैंक है सब्र बैंक या वीटीबी जो फाइनेंशियल सबसे सेकंड नंबर का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 3 या 4 अन्य बैंक, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और उच्च तकनीक के जो आदान प्रदान है उस पर काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन क्या ये प्रतिबंध से कुछ प्रभाव पड़ा है रशिया पर? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पिछले 3 दिन से युद्ध चल रहा है। उनकी सेनाएं अब कीव के पास में हैं, किसी भी समय उस पर कब्जा कर सकती हैं, यानी रशिया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सबसे मुख्य कारण होता है किसी को भी प्रभावित करने का उसकी दुखती हुई रक्त पर हाथ लगाना, और वो रशिया के संदर्भ में है उसका एनर्जी सेक्टर। समझते हैं पहले कितना बड़ा है। रशिया दूसरा सबसे बड़ा विश्व का क्रूड ऑयल में उत्पादक और एक्सपोर्टर है, और उसमें भी 30% जो यूरोपियन यूनियन की आवश्यकता है वो रशिया पूरी करता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि रशिया जो है नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। दूसरे नंबर पर ईरान आता है, ईरान पर पहले से ही सैंक्शंस है। इसमें भी 41% यूरोपियन यूनियन की जो आवश्यकता है नेचुरल गैस की वो रशिया के द्वारा आपूर्ति होती है। इनकी पाइपलाइंस जो है वो रशिया से बेलारूस और यूक्रेन और पोलैंड होती हुई वेस्टर्न यूरोप के विभिन्न कंट्रीज में जाती हैं। यानी इनके ऊपर खतरा अवश्य है यदि इन पर सैंक्शंस लगते हैं एनर्जी सेक्टर के ऊपर। तो जब ये सैंक्शंस लगाने की बातचीत आगे बढ़ी रूस और यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच में, तो ये चला कि यदि इनके एनर्जी सेक्टर को चोक कर दिया जाए तो इस पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। और किस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है एनर्जी सेक्टर को चोक करने के लिए? वो है कि जो रशिया है उसको विश्व का जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है उससे बाहर कर दिया जाए। ये स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल इंटरबैंक टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट बेल्जियम में बेस्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक तरीके से हब का काम करता है, और 200 देशों के करीब करीब 11,000 बैंकिंग और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, जिनमें 300 रशिया के भी हैं, वो इसके द्वारा स्पोक के तरीके से जुड़े रहते हैं। यानी मुझे एक देश से दूसरे देश में यदि पैसा भेजना है कोई माल मंगाने के लिए, तो वो पैसा स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम के थ्रू दूसरे देश में भेजा जा सकता है। तो जब ये यूरोपियन यूनियन और यूएस चर्चा कर रहे थे इस बारे में कि और सैंक्शंस को किस तरीके से प्रभावी किया जाए जिससे कि रशिया को डिस्करेज किया जा सके इस युद्ध में, तो ये था कि बैंकिंग जो स्विफ्ट सिस्टम है उससे बाहर किया जाए, जिससे जो है ये कोई भी देश अपने जो पैसे हैं या अपने जो फंड्स हैं वो ट्रांसफर न कर पाए। सबसे बड़ा विरोध किया इटली और जर्मनी ने, यदि हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, क्योंकि जर्मनी की 65% आपूर्ति नेचुरल गैस की और करीब 43% आपूर्ति इटली की वो पूर्ति होती है रशिया की पाइपलाइन से। अब क्या किया जाए? इसमें ब्रिटेन और फ्रांस की हामी थी, क्योंकि उनकी जो निर्भरता है क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस की रशिया के ऊपर वो लगभग ना के बराबर है। तो ये जो 2 देश थे, जैसा हमने बात किया इटली और जर्मनी, इनके यदि देश में देखें जो रेल चल रही है या हवाई जहाज चल रहे हैं या जो इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति है या इनके जो टेलीफोन चल रहे हैं या एसी चल रहे हैं, ये रशिया के जो नेचुरल गैस है या क्रूड ऑयल के ऊपर चल रहे हैं। इस कारण उनकी तरफ से बिल्कुल भी हामी नहीं है कि ये जो प्रभावी जो कदम है स्विफ्ट से निकालने का या जो इनके एनर्जी सेक्टर को चोक करने का, जिससे कि उनके पास फॉरेन करेंसी के जो सोर्सेस हैं वो बंद हो जाए रशिया के, उसके बारे में इन 2 देशों या अन्य यूरोपियन देश, क्योंकि कुछ छोटे यूरोपियन देश ऐसे हैं जो कि 100% पूरी तरीके से निर्भर हैं
नेचुरल गैस की आपूर्ति जो कि रशिया से होती है। यही एक कारण था, यदि आप देखें, कि वीक जो सैंक्शंस जब स्टॉक मार्केट ने देखे तो नैस्डैक 24 तारीख को लगभग 3.3% ऊपर चला गया। 25 फरवरी को भी नैस्डैक जो है 1.64% ऊपर चला गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की यदि बात करें, पहले दिन, क्योंकि 9:15 बजे अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चालू होता है और युद्ध करीब 4-5 घंटे ही हुए थे, पहले चालू हुए, तो एकदम से आतंकित हो गए, 4.72% नीचे गया। लेकिन अगले ही दिन 2.44% ऊपर भी चला गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके साथ युद्ध शुरुआत हुआ, $160 चला गया क्रूड ऑयल। लेकिन जब देखा कि सैंक्शंस इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो अभी $100 प्रति बैरल के नीचे है क्रूड ऑयल भी। क्या करना चाहिए? अभी मेरा भी ऐसा मानना है कि यदि मान लीजिए कि एनर्जी सेक्टर पर इनके सैंक्शंस लगाए गए या स्विफ्ट से इसको बाहर कर दिया गया, तो वर्ल्ड मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, मुद्रास्फीति और वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें डी ग्रोथ निश्चित है। दूसरी चीज, रशिया को एक मौका मिलेगा कि यदि उसको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया तो वो एक ऑल्टरनेट ढूंढेगा चाइना के साथ मिलकर के फाइनेंशियल जो फंड्स ट्रांसफर का, और हो सकता है कि अगले 2-3 साल में वो कोई ऐसा रोबस्ट अलग से सिस्टम लेकर के आ जाए चाइना के साथ मिल करके, तो वो भी जो है वो विश्व इकोनॉमी के लिए या विश्व के लिए ठीक नहीं होगा। तो फिलहाल ये कदम उठाने से थोड़ा सा परहेज करनी चाहिए। उपाय क्या है? डिप्लोमेसी या आपसी बातचीत, किसी तरीके से ज़ेलेंस्की और जो पुतिन साहब हैं उनको बातचीत की टेबल पर लाया जाए और इस युद्ध की समस्या का समाधान मुझे लगता है कि वही निकलेगा। तो इस आशा के साथ कि पुतिन साहब को सद्बुद्धि दें और ये युद्ध जो है जल्दी समाप्त हो, बिकॉज नो वन विंस इन द वॉर। यदि आपको ये संस्करण पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने रहें। शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।